नमस्कार बच्चों, आज मैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि जेनेटिक्स यानी माता पिता से संतान तक गुणों के जाने की प्रक्रिया को समझेंगे। यह जानेंगे कि गुणसूत्र जीन कैसे हमारे कद, रंग, आँख, स्वभाव जैसे गुणों को कंट्रोल करते हैं। साथ ही हम मेंडल्स के रूल्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता, व्हाट इज़ हेरिडिटी? आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण, विशेषताएं और क्षमताएं बच्चे में स्थानांतरित होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। ट्रांसफ़र की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम जानेंगे। आनुवांशिकता बच्चे के शारीरिक गुण, बुद्धि, क्षमता, ऊंचाई, वजन, आँखों का रंग, रक्त समूह, जन्मजात प्रतिभा आदि को निर्धारित करती है। बच्चा अपने माता पिता से जीन प्राप्त करता है। यह बच्चे की विकास सीमा तय करती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानेंगे कि जीन क्या होते हैं। गुणों को ले जाने वाली इकाई। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र पेयर्स में होते हैं, 46 होते हैं और ये 23 माता से और 23 पिता से मिलते हैं। जीनोटाइप अंदर छिपी आनुवांशिक क्षमता होती है। फिनोटाइप बाहर दिखने वाले गुण होते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? हमारे चारों तरफ का वातावरण। पर्यावरण में वे सभी बाहरी कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये कई तरह से बच्चों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि भौतिक पर्यावरण, घर, हवा, पानी, स्कूल। सामाजिक पर्यावरण, परिवार, मित्र, शिक्षक। सांस्कृतिक पर्यावरण, समाज के मूल्य, परंपराएं। आर्थिक पर्यावरण, आय, सुविधाएं। शैक्षिक पर्यावरण, स्कूल, किताबें। शिक्षण पद्धति। आनुवांशिकता और पर्यावरण का अंतर। नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर में आनुवांशिकता, जन्मजात गुण, जैविक सीमाएं तय रहती हैं, लिमिटेड होती हैं। क्षमता जो होती है वो हाई होती है। नर्चर में पर्यावरण अर्जित गुण, सामाजिक बाहरी विकास की गति बढ़ाता है। जन्म से जुड़े कारक। जन्म से पूर्व माँ का पोषण, माँ का स्वास्थ्य, दवाइयाँ, शराब, धूम्रपान, तनाव, बीमारियाँ, ये सभी कारक जन्म से पहले देखे जाते हैं, जन्म से पहले जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है जन्म के समय। प्रसव में कठिनाई, ऑक्सीजन की कमी, समय से पहले जन्म, ये सभी जन्म के समय प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जन्म के समय सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और जन्म के बाद भोजन, देखभाल, शिक्षा, सामाजिक वातावरण, इन सब का ध्यान दिया जाता है, इन सब की जिम्मेदारी उठाई जाती है। बाल विकास सिद्धांत और इनका संबंध। इसमें फर्स्ट है पियाजे। बच्चा वातावरण के साथ सक्रिय होकर सीखता है, एक्टिव लर्निंग करता है। यह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को मिलाकर होती है। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारे दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने भी बच्चों पर काफ़ी रिसर्च की है। इन्होंने बताया है कि विकास में पर्यावरण और समाज की मुख्य भूमिका, सामाजिक संपर्क से सीखना। जितना बच्चा सोशल होता है उतना ही एक्टिव होता है, उसी तरीके से वह सीखता है। नेक्स्ट हमारे वॉटसन साहब आएंगे। इन्होंने बताया है बच्चा पर्यावरण से ही बनता है। वह जिस माहौल में रहता है, जो देखता है वही करता है और वही सीखता है। इन्होंने व्यवहारवाद की, बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी है। वातावरण की भूमिका अधिक होती है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। शारीरिक बनावट, बुद्धि, क्षमता, जन्मजात प्रतिभा, स्वभाव। जैसे हम डिफाइन करने लगते हैं कि बच्चा माँ पर गया है, दादी पर गया है, पिता पर गया है, माँ के पक्ष पर है कि पापा के पक्ष पर गया है, इस तरह की सारी धारणाएं जो हैं वो इस पर डिपेंड होती हैं। पर्यावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। भाषा, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता। बच्चा जो जैसा माहौल में देखता है सीखता है, बड़ों का व्यवहार देखता है उसी तरह का व्यवहार वो भी सीखता है। अब चलते हैं हम MCQs की तरफ। इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी MCQs हैं इनके आंसर आप जल्दी जल्दी से देते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा,
बच्चे की ऊंचाई मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है? पर्यावरण से, आनुवांशिकता से, शिक्षक से, खेल से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बच्चे की ऊंचाई मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में क्या शामिल है? पर्यावरण में हमारा परिवार, स्कूल, समाज, उपयुक्त सभी। पर्यावरण में तो हमारा सभी शामिल होते हैं। परिवार, स्कूल, समाज सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, अपनी अपनी जगह होती है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन किसे कहते हैं? शिक्षा की इकाई, विरासत की इकाई, सांस्कृतिक इकाई, सामाजिक इकाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर, इसका राइट आंसर है विरासत की इकाई। जीन हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। फिनोटाइप किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया फिनोटाइप, जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, छिपा हुआ गुण, दिखाई देने वाला गुण, केवल पर्यावरण का परिणाम, केवल जीन का परिणाम। इसका राइट आंसर होगा दिखाई देने वाला गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार सीखना क्या है? निष्क्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है, केवल भाषा से होता है, केवल शिक्षक से होता है। तो पियाजे ने बताया है कि बच्चा एक्टिव लर्निंग करता है। इसका राइट आंसर होगा सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने किस पर अधिक जोर दिया? जैविक कारक, सामाजिक कारक, खेल, प्रतिभा। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारक पर अधिक जोर दिया है। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी भी दी हुई है CDP पर, जिसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की सीमा कौन तय करता है? पर्यावरण, स्कूल, आनुवांशिकता, मित्र। बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा हमारा आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की गति कौन बढ़ाता है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, रक्त समूह, जैविक कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण। सीखने की गति कौन बढ़ाता है? तो एनवायरनमेंट, जैसा हमारा परिवेश होता है उसी तरह से हमारी स्पीड होती है। जन्मजात प्रतिभा किससे मिलती है? समाज से, पड़ोसी से, माता पिता से, स्कूल से। तो जन्मजात जो प्रतिभा होती है वो हमें माता पिता से मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चा वातावरण से सीखता है, यह किसका मत है? बच्चा वातावरण से सीखता है, यह किसने कहा? पियाजे ने, वॉटसन ने, फ्राइड ने, स्किनर ने। अभी मैंने आपको बताया है, इसका राइट आंसर होगा वॉटसन। इन्होंने व्यवहारवाद की थ्योरी भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का पोषण किस प्रकार का कारक है? जन्मवाद, जन्मपूर्ण, पर्यावरण के बाद सामाजिक। बताइए माता का पोषण किस प्रकार का कारक है, फैक्टर है? जन्म के बाद का कि जन्म के पूर्व का? तो इसका राइट आंसर होगा जन्म पूर्व। भाषा विकास किस पर निर्भर अधिक है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भाषा विकास किस पर अधिक निर्भर है? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन कितने गुणसूत्रों से बने होते हैं? अभी मैंने बताया है कि जीन 46 पेयर्स में होते हैं और सिंगल्स पेरेंट्स में देखें तो यह 23 होते हैं। तो बताइए जीन कितने गुणसूत्रों से बने होते हैं? 46 गुणसूत्रों से। इसका राइट आंसर होगा हमारा 46। आनुवांशिकता और पर्यावरण मिलकर क्या बनाते हैं? क्षमता, व्यक्तित्व, व्यवहार और विकास। आनुवांशिकता और पर्यावरण मिलकर क्या बनाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। विकास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे का व्यक्तित्व अधिक गढ़ता है? वर्ग, पर्यावरण, जन्मजात प्रतिभा, रक्त समूह। बच्चे का व्यक्तित्व, राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं हम।
वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण, विशेषताएं, शारीरिक बनावट, व्यवहार, बीमारियां, बुद्धि आदि संतान में ट्रांसफर होती हैं। मनुष्य के अंदर यह दो तरह के गुण आते हैं, जैविक गुण और मनोवैज्ञानिक गुण। जैविक गुण में रंग, कद, बाल, आँखें, शरीर की बनावट होती हैं। इन सभी गुणों का आदान प्रदान जीन के माध्यम से होता है। जो ट्रांसफ़र होते हैं गुण हमारे, वो जीन्स के माध्यम से होते हैं। जीन्स ट्रांसफ़र का काम करते हैं। जीन क्रोमोसोम पर रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को आधा गुण पिता से और आधा माँ से मिलता है। जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर रहते हैं। वंशानुक्रम के रूल, सिद्धांत। मेंडल के नियम। मेंडल ने पौधों पर प्रयोग करके वंशानुगति के 3 मुख्य नियम बताए। फर्स्ट है एक रूपता का नियम। जब दो विपरीत गुण मिलते हैं तो प्रबल गुण दिखाई देता है। उदाहरण, काले बाल और भूरे बाल मिला दिया जाए तो बच्चे के अक्सर काले बाल आते हैं। विभाजन का नियम। गुणों के जोड़े अलग अलग होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। कोई भी गुण पूरी तरह नष्ट नहीं होता। वह दबा रह सकता है, वह छिपा रह सकता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन गुण रहता है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। विभिन्न गुण जैसे बालों का रंग, कद एक दूसरे से स्वतंत्र तौर पर अगली पीढ़ी में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जैसे आँखों का रंग आपने देखा होगा, ट्रांसफ़र होते हैं। किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया। मानव में वंशानुक्रम का स्थानांतरण 4 मुख्य स्टेप में होता है। फर्स्ट है माता पिता में जीन की उपस्थिति। माता पिता में जो मनुष्य का शरीर है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। प्रजनन कोशिकाएं बनना। पुरुष में शुक्राणु होते हैं 23 क्रोमोसोम, महिलाओं में अंडाणु होते हैं 23 क्रोमोसोम। फर्टिलाइजेशन होता है, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तब जाइगोट बनता है और जाइगोट 23 + 23 मिलाकर हो जाता है हमारा 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। शिशु का विकास। जाइगोट लगातार विभाजित होकर बच्चे का शरीर बनाता है। जीन बचपन से वयस्कता तक उसके गुणों को प्रभावित करते हैं। बच्चे का शरीर एक एक करके उसके हर जो पार्ट है, अंग है, वो बनते चले जाते हैं। यह सब जाइगोट में लगातार विभाजन से होता है। जुड़वा बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्विंस किस तरह से? जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक अंडाणु जुड़वा। एक ही अंडाणु होता है और एक ही शुक्राणु होता है। बाद में आए एक जाइगोट 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इन बच्चों में डीएनए 100% समान होता है। जो बच्चे हमें समान दिखाई देते हैं वो इसी का प्रभाव होता है। लिंग एक जैसे दोनों लड़के या लड़कियां होंगी। चेहरा, शरीर और गुण बहुत मिलते जुलते होते हैं। ये एक जैसे जुड़वा कहलाते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है डाइजाइगोटिक ट्विंस, 2 अंडाणु जुड़वा। महिला के शरीर में 2 अंडाणु निकलते हैं, दोनों का अलग अलग शुक्राणु से निषेचन होता है। इस प्रकार 2 अलग जाइगोट बनते हैं। इन बच्चों के डीएनए अलग अलग, चेहरा एक नहीं, लिंग अलग भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकते हैं। ये भाई बहन की तरह सामान्य लेकिन एक साथ जन्मे बच्चे होते हैं। मतलब ये एक दूसरे के समान नहीं दिखाई देते, ना ही इनका रंग एक समान होता है, ना ही इनकी कद काठी एक समान होती है, लेकिन फिर भी ये जुड़वा होते हैं। संक्षेप में याद रखने योग्य बातें हैं हमारी। वंशानुक्रम जैसे माता पिता से गुणों का स्थानांतरण, डोमिनेंट प्रबल गुण, रेसेसिव अप्रबल गुण, आइडेंटिकल ट्विंस एक अंडाणु से पैदा बिल्कुल एक जैसे, फैटर्नल ट्विंस 2 अंडाणु से पैदा अलग अलग तरह के होते हैं। इनको याद रखिएगा, कीवर्ड्स हैं ये आपके। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम गुणसूत्र एक धागेनुमा संरचना है जो कोशिका के नाभिक में पाई जाती है और जीन्स को अपने अंदर लिए होती है। जीन्स किस पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये 46 होते हैं पेयर्स में। मेंडल का क्रोमोसोम से क्या संबंध है? तो मेंडल ने 1866 में अपने प्रयोगों से वंशानुक्रम के नियम बताए, लेकिन उस समय उन्होंने क्रोमोसोम या डीएनए के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए उनके ये जो रूल्स थे, उन रूल्सों को
वैज्ञानिकों ने पाया मेंडल के नियम वास्तव में जीन के व्यवहार पर आधारित होते हैं और जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। याद रखिएगा, जीन्स कहाँ स्थित होते हैं? क्रोमोसोम्स पर होते हैं। क्रोमोसोम्स पेयर्स में कितने जोड़ी होते हैं? 46 इनकी संख्या होती है और ये 23 पेयर्स में होते हैं। इसलिए मेंडल के डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट वास्तव में डोमिनेंट रिसेसिव जीन्स थे। मेंडल का सेग्रेगेशन नियम असल में क्रोमोसोम के अलग होने की प्रक्रिया है। इस प्रोसेस में क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम क्रोमोसोम के स्वतंत्र रूप से संयोजन बदलने से होता है। इस सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि मेंडल ने जो नियम बताए, क्रोमोसोम्स ने साबित किया कि उनके नियम जीन के व्यवहार के कारण नहीं है। क्रोमोसोम, मेंडल और जेनेटिक्स का आपसी संबंध। मेंडल ने गुणों के स्थानांतरण के नियम खोजे। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि जीन उन गुणों को नियंत्रण करते हैं। ये जीन्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और इनका सबका अध्ययन जेनेटिक्स में हम करते हैं। जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति 1905 में ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम वैटसन ने दिया था। उन्होंने बताया कि ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जेनेसिस या जेनेटिकोस, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति, जन्म, विकास। जेनेटिक्स जन्म या उत्पत्ति से जुड़े हुए होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे MCQs नेक्स्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? मेंडल, डार्विन, विलियम वैटसन, मॉर्गन। इसका राइट आंसर होगा विलियम वैटसन। उन्होंने 1905 में यह शब्द दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, फ्रेंच। इसका राइट आंसर होगा ग्रीक। यह जेनेसिस जेनेटिकोस से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि पेयर्स में होते हैं 23। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, मनुष्य में सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2, 4, 1, 3। इसका राइट आंसर होगा 2। XX होगा या फिर XY होगी, या तो लड़का या लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेंडल को किस नाम से जाना जाता है? एवोल्यूशन का जनक, जेनेटिक्स का जनक, बॉटनी का जनक, वेरिएशन का जनक। तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक्स का जनक। उन्होंने हेरिडिटी के नियम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनेंट और रिसेसिव गुण किसने बताए? मॉर्गन, मेंडल, डार्विन, लेमार्क। मेंडल ने, यह मेंडल का फर्स्ट रूल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जीन कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोसोम में, सेल मेम्ब्रेन में। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमोसोम। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिकल ट्विंस किस प्रकार बनते हैं? 2 अंडाणु, 2 शुक्राणु, 1 अंडाणु, 1 शुक्राणु, 1 अंडाणु प्लस 2 शुक्राणु, 2 अंडाणु प्लस 1 शुक्राणु। वह कौन सा मेंडल का नियम है जिसमें गुणों से जोड़े अलग अलग हो जाते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ वेरिएशन। इसका राइट आंसर होगा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। यह सेकंड मेंडल का नियम है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र वर्गीकरण किस पर लागू होता है? एक जैसे गुणों पर, विभिन्न गुणों पर, एक ही जीन पर, म्यूटेशन पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न गुणों पर। इसी के साथ बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं आऊँगी आप लोगों को के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। स्टडी स्पार्क विद साक्षी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब